हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अपने घर पर होंगे और इस कोरोना पैंडेमिक से बचते हुए स्टडी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आप घर पर बैठकर परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी क्लासेस को रेगुलर लगा रहे होंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को आप अच्छे से सीरियसली लेकर जो है वो अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, अब जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेगमेंट आप लोगों के सामने है, ये भी फिज़िकल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। ठीक है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हमारा ज्योग्राफी एज अ सिलेबस, एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी जो है वो मेजरली दो सब्जेक्ट्स में या आगे दो फर्दर सब पार्ट में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी का जो एक पार्ट है वो कहलाता है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है। और जो अगला पार्ट रहता है वो कहलाता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी को भी फर्दर हम ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हालांकि इसके अंदर 4 सेगमेंट रह जाते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी में एक पार्ट है जियोमॉर्फो यानी भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फो के बाद अगला है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमो, और तीसरा है आपका ओशिनोग्राफी। ठीक है। यानी कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। तो ये जो दो हमारे स्टार्टिंग के कंटेंट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ये आप लोगों के कवर हो चुके हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक आपका है वो लास्ट सेमेस्टर में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप कंप्लीट करते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये जो आपका क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है ये हमने कोपेन के क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो कवर कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिज़िकल ज्योग्राफी का अगला कंटेंट, ओशिनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। तो बच्चों, समुद्र विज्ञान के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार ये बता देता हूँ कि फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप अध्ययन करने वाले हो उसका निर्माण किसने किया है। निर्माण करने के भी हमारे पास दो ही फैक्टर होते हैं, या तो नेचर है यानी कि जिसे आप प्रकृति बोलते हैं, और दूसरा है हमारा ह्यूमन यानी कि मानव। तो फिज़िकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बच्चों यही है कि फ़िज़िकल के अंदर हमने वो सभी चीज़ें पढ़नी हैं जिनका फॉर्मेशन किसने किया हो, नेचर ने, और जिसके अंदर मानव का कोई भी हस्तक्षेप जो है वो ना हो। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपने जो भी स्टडी की है, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपने जो भी स्टडीज़ की हैं, उसके अंदर केवल और केवल किसका हाथ है, नेचर का है। वहाँ पर मानव जो है वो हेल्पलेस है, मानव का प्रभाव वहाँ पर नहीं है। अब ओशनोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो ओशनोग्राफी का मतलब है महासागर या सागरीय विज्ञान। महासागरों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, 5 मेजर ओशंस हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। हमने भी अपनी क्लासेस के अंदर मैप के ऊपर भी ये डिस्कस किए हुए हैं। अब आप मुझे अच्छे से समझ के सिर्फ इतना बता दीजिए कि महासागरों में से ऐसा कौन सा महासागर है जो मानवीकृत हो। कोई भी महासागर ऐसा नहीं है जिसका निर्माण मानव ने किया हो। इसका मतलब ये 5 महासागर जो हैं वो किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं, प्रकृति के द्वारा। राइट। प्रकृति ने जब महासागरों का निर्माण किया तो महासागरों के निर्माण से पहले हम ये मानते हैं और ये जानते भी हैं कि कार्बोनिफेरस एक युग आया था। उस कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे और वो किस नाम से जाने जाते थे, पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। और इस पेंजिया जो है वो चारों तरफ से एक वायु जल राशि के द्वारा घिरा हुआ था। उस जल राशि का जो नाम था वो क्या था, पैंथालासा। ठीक है। फिर कालांतर में पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के चलते ये पेंजिया जो है वो विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बट गया, जिसे आज हम 7 महाद्वीप के रूप में देखते हैं। जब ये पेंजिया टूटना शुरू हुआ तो पैंथालासा का जल जो है वो उन महाद्वीपों के बीच में प्रवेश करना शुरू हो गया। पेंजिया के टूटने और पैंथालासा के जल के उनके बीच में प्रवेश करने से हमारे 5 महासागरों का निर्माण हुआ। इन 5 महासागरों में से पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर को पैंथालासा का ही अवशेष या कि आधा रूप जो है वो माना जाता है। पैसिफिक ओशन यानी कि जो प्रशांत महासागर है वो हमारे 5 महासागरों में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर जो महासागर आता है वो है आपका अटलांटिक ओशन। कौन सा महासागर है, अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर। और जो तीसरा महासागर है वो है आपका इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। उसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है आपका आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर का। आर्कटिक के बाद जो अगला महासागर बसता है वो है हमारा पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का मिला जुला रूप, जिसे आप सदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी सागर के नाम से भी जानते हैं।
तो ये हैं आपके 5 महासागर। अब मैंने आप लोगों को इनका सीक्वेंस बता दिया है, तो सीक्वेंस के हिसाब से आप इनके बारे में और अच्छी जानकारी जो है इस चैप्टर के अंदर जो है वो प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग पोर्शन की। हमारे पृथ्वी पे कुल क्षेत्रफल, हमारे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो कि करीब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हमारी पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस 51 करोड़ में से 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया जो है ये किसका है? भूमि का है, यानी कि लैंड सरफेस का है। और बाकी बचा हुआ 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये किसने घेरा हुआ है? वाटर, यानी कि जल ने। 51 करोड़ का 15 करोड़ एरिया जो है वो अराउंड कितने प्रतिशत के आसपास है? 29% के आसपास। और जो वाटर कंटेंट बचता है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 71% के बराबर। पृथ्वी का लगभग 1/3 से ज़्यादा जो भाग है वो जल के द्वारा घेरा गया है। और जल के द्वारा घिरा होने के कारण इस ग्रह को, यानी पृथ्वी को, किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? जलीय ग्रह के रूप में। ठीक है, जलीय ग्रह के रूप में इसकी विशेषताएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। या ये कहें कि जल की उपस्थिति केवल पृथ्वी पर है, जिसके चलते पृथ्वी जो है वो बाकी ग्रहों के मुकाबले थोड़ा अलग विशेषताओं को धारण किए हुए है। जल की 71% से ज़्यादा उपस्थिति के चलते ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब नीला ग्रह है, जलीय ग्रह है, 71% भाग है, तो 71% भाग का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा हिस्सा कौन से महासागर में है? प्रशांत में। प्रशांत के बाद ये 71% का जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन से महासागर में है? अंध महासागर में। और इस 71% का तीसरा सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किस महासागर में है? हिंद महासागर में। और जो चौथा है वो किस में है? आर्कटिक महासागर में। और 5वां दक्षिणी महासागर में। ठीक है, यह है सीक्वेंस। आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, कोरिलेट कर पा रहे हो बच्चों, काफी आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो क्योंकि प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद और बाकी के दोनों महासागर जो हैं वो हमारे पूरी पृथ्वी के जल राशि का बड़ा हिस्सा जो है वो कवर किए हुए हैं। अब हमें इन महासागरों के बारे में क्या जानकारी है? सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि ये महासागर जो हैं वो इन आकार के हैं, इस आकार के मुकाबले ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है। लेकिन हमें इन महासागरों के ऊपर हमें अमूमन क्या नजर आता है? केवल और केवल वाटर या फिर जल। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस वाटर और जल, यानी कि जल के उपस्थिति के नीचे, यानी निचले भाग में विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी पाई जाती है। यानी कि स्थलाकृतियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं जो महासागरों के नीचे हैं। इन महासागरों के नीचे जो टोपोग्राफी है ये हमारे महादेशजनक ओरोजेनेटिक महादेशजनक बल के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। ओरोजेनेटिक फोर्स जो है वो पटल विरूपणीय बल का एक रूप है। पटल विरूपणीय बल। पटल विरूपणीय बल हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बड़े मंद गति से होने वाला परिवर्तन का मुख्य कारक है। पटल विरूपणीय बल के चलते जो परिवर्तन पृथ्वी की सतह के ऊपर दर्ज किए जाते हैं वो अमूमन उसका रिजल्ट हमें हजारों, लाखों, करोड़ों सालों के बाद जो है वो देखने को मिलता है। इस पटल विरूपणीय बल के अंतर्गत जो हमारा महादेशजनक, यानी कि ओरोजेनेटिक, महादेशजनक। अब महादेशजनक बल जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है? लंबवत रूप में कार्य करता है। लंबवत रूप का मतलब क्या है कि महाद्वीप अगर कोई समतल क्षेत्र है तो अचानक ही या लंबे समय के प्रभाव के चलते उसका कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाएगा या फिर
आसपास का हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाएगा। ये चीज़ आपको अभी थोड़ा सा परेशान कर रही होगी, लेकिन ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं अर्थ मूवमेंट के अंदर। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके। पटल विरूपणीय बल, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लंबवत और दूसरे होते हैं क्षैतिज। लंबवत रूप का मतलब कि पृथ्वी का कोई अगर भाग समतल है तो या तो उसके बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा या उसके साइडों का भाग नीचे धंस जाएगा। लेकिन मूवमेंट किस प्रकार से होंगी? लंबवत, ऊपर या नीचे की तरफ ही। लेकिन क्षैतिज क्या होता है कि जब पृथ्वी के दो भाग एक दूसरे की तरफ क्षैतिज रूप से गति करते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ करेंगे या एक दूसरे से विपरीत दिशा में करेंगे, लेकिन मूवमेंट कैसा होगा? क्षैतिज होगा। जब लंबवत बल कार्यरत होता है तब किसका निर्माण होता है? कॉन्टिनेंट का। और जब क्षैतिज रूप में बल कार्य करता है तो किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। इसलिए जो महाद्वीपों का निर्माण करता है इसे ओरोजेनेटिक बोलते हैं, और जो पर्वतों का निर्माण करता है इसे बोलते हैं एपिरोजेनेटिक। लास्ट पेज पे भी थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, इसे बोलते हैं एपिरोजेनेटिक, और इसे बोलते हैं ओरोजेनेटिक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सच में वो जो लास्ट टाइम था लास्ट पेज पे भी वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। एपिरोजेनेटिक महादेश जनक होते हैं और ओरोजेनेटिक जो होते हैं वो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। अब ये मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं बच्चों? हम ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जहां पर धरातल समाप्त होता है उसके ठीक बाद जल राशि जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हमारा जल भाग है और ये भाग हमारा कौन सा भाग है? स्थल भाग है। ये मैं यहां पर क्यों समझा रहा हूं? जब हम एपिरोजेनेटिक यानी कि महादेश जनक बलों के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार की गति होती है, या तो ऊपर की तरफ होने वाली ऊपरीमुखी या नीचे की तरफ होने वाली अधोमुखी। अब ये जो भाग है, जो स्थल का भाग है, जो महासागरों यानी जल राशि के नीचे डूबा हुआ है, इसी वजह से हमारे महासागरों के नीचे विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफियों का निर्माण होता है। यह स्थल भाग किसका भाग है? महाद्वीपों का ही भाग है। लेकिन ये महाद्वीप जल के अंदर डूब गए हैं, यानी कि निमज्जन का जो प्रोसेस है, निमज्जन, सबमर्ज, एक होता है अमर्ज। अमर्ज का मतलब होता है निर्गमन। जब कोई स्थल भाग जल राशि से बाहर निकल आता है उसे निर्गमन कहते हैं। और जब कोई स्थल भाग महासागरों में डूब जाता है यानी जल के नीचे समा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निमज्जन बोलते हैं। एक है निर्गमन, एक होता है निमज्जन। तो निर्गमन मैंने बताया जब कोई स्थल भाग जल से ऊपर निकलता है, और निमज्जन होता है जब कोई स्थल भाग जल के नीचे डूब जाता है। तो यहां से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कैसे ये काम करता है। अब जब निमज्जन की वजह से हमारी पृथ्वी के यानी स्थल भाग का काफी बड़ा हिस्सा जल के अंदर जो है वो समा गया है, जिसके चलते हमारे तीन प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण होता है। सबसे पहले वो भाग, ये जो एक छोटा सा भाग आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा जो भाग आप नजर कर पा रहे हैं, नजर डाल पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं।
ये जो भाग आप लोगों ने अभी देखा है, ये भाग कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। यानी महाद्वीप का वो भाग या महाद्वीप का वो तट जो जलमग्न हो गया है, मग्न हो चुका है जल में, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसकी जो बेसिक फीचर है वो भी आपको समझा देता हूं। महाद्वीपीय मग्न तट, ये डायग्राम एज इट इज रहेगा बच्चों। तो जो हमारा शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये अमूमन मग्न तट क्या है? पृथ्वी का महाद्वीप का वो भाग है जो जल के अंदर मग्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात, इसकी जो गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, वो 200 मीटर तक होती है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, वो भी 2 डिग्री के आसपास तक होती है। जो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट है, ये आप याद रख सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय स्थल, यानी कि जो भाग पृथ्वी का नजर आ रहा है, वहां से लेकर कहां तक फैला होता है? महाद्वीपीय ढाल तक। कहां तक फैला होता है? महाद्वीपीय ढाल तक, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर है इसका, जितने भी खनिज महासागरों से हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे कहां से निकाले जाते हैं, कहां पर प्राप्त होते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट पे। मत्स्य, यानी कि मछलियों के लिए या मछलियों के व्यापार के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, वो क्या है? हमारा मग्न तट। जितनी भी जलीय सीमाएं होती हैं, जितनी भी जलीय सीमाएं होती हैं, वो सारी किन के ऊपर व्याप्त होती हैं, बनी होती हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई है, वो 75 किलोमीटर जो है वो औसतन होती है, यानी एवरेज मग्न तट जो है वो 75 किलोमीटर चौड़े होते हैं। लेकिन अगर माउंटेन है किसी सागर के किनारे, महासागर के किनारे कोई पर्वत है, तो पर्वतों के नजदीक ये जो मग्न तट हैं वो कम चौड़े होते हैं, ठीक है। करीबन करीबन 10 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि पर्वत जो होते हैं ना, वो काफी अंदर तक जो है वो अपने गहराई को महासागरों के अंदर भी अपना जो पैर हैं वो पसारे रखते हैं, जिसके चलते महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर हम मैदानों के समीप हैं, यानी महासागरों के नजदीक अगर मैदान है, तो वहां पर ये 1000 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था महाद्वीपीय मग्न तट। अब महाद्वीपीय मग्न तट के बाद यहां तक, इसको आप उमन यहां तक भी बढ़ा लो आप, ताकि और थोड़ा अच्छे से आपको समझ में रहे ये चैप्टर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपने अगर एक बार समझ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये आपको परेशान नहीं करे। अब जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट खत्म होता है, तो वहां से लेकर यहां तक एकदम तेज स्लोप आ जाता है, जिसे नंबर 2 महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। अब महाद्वीपीय ढाल की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। महाद्वीपीय ढाल जो है, पहली बात, ये 200 मीटर से लेकर 3500 मीटर, यानी कि 3500 मीटर तक अमूमन जो है ये काफी गहरा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ढाल है वो 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, यानी ढाल बहुत तेज होता है। अब ढाल तेज होने के कारण नदियां अपने साथ जो अवसाद बहाकर महासागरों में छोड़ती हैं, वो इतने तेज ढाल पर रुक नहीं पाते, यानी ये जो ढाल है ये खनिजों से, अवसादों से, ठीक है, और किसी भी प्रकार के गुण या फायदे
यानी जो हमें महाद्वीपीय मगन तट में जो फायदे थे वो सारे फायदे यहां पर कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खनिजों से, अवसादों से कैसा होता है, खाली होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज रुक ही नहीं पाती, तेज ढाल के चलते सीधा नीचे की तक पहुंच जाती है। महाद्वीपीय ढाल जो है वो मग्न तट से लेकर महाद्वीपीय उत्थान तक, यानी कि जो हमारी तीसरा फीचर है वहां तक ये व्याप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि हमारा ये है हिस्सा, इसको हमने देखा है, ये है हमारा महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल के बाद एक छोटा सा हिस्सा आता है जहां पर जो सतह है वो थोड़ी सी समतल, थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जिसे हम नंबर 3 महाद्वीपीय उत्थान के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय उत्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका जो स्लोप है ये भी काफी कम होता है, क्योंकि एकदम स्लोप जो है वो डिक्रीज कर जाता है ढाल के बाद। अब इसकी जो गहराई है वो 3500 मीटर से लेकर लगभग 4000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। यानी इसमें और ढाल की गहराई में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका ढाल जो है वो समतल होता है, यानी कि 2 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास तक का ढाल जो है वो इसका पाया जाता है। उत्थान होने के कारण, बिल्कुल समतल होने के कारण जो नदियां और नदियों के आए हुए अवसाद हैं उनका यहां पर जमाव ज़्यादा देखा जाता है, जमाव ज़्यादा है। लेकिन गहराई ज़्यादा होने के कारण यहां से दोहन जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, यानी जो खनिज भी यहां पर आ जाते हैं ना उनको हम आसानी से जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा जो भाग है वो है पहला, और वैसे सीरीज में चौथा है लेकिन पहला भाग है जो महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसे हम महासागरीय नीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? महासागरीय नीतल मैदान। अब यहां पर महाद्वीप का प्रभाव खत्म हो जाता है और महासागरों का प्रभाव शुरू हो जाता है। इससे आगे का जो भाग था बच्चों, ये हमारा महाद्वीपीय महासागरीय नीतल कहलाता है। इससे आगे का जो भाग है हमारा वो नीतल कहलाता है। नीतल का मतलब बिल्कुल समतल मैदान, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनका ढाल अमूमन जो है, इनका ढाल 0 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में रहता है। गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक रहती है। ठीक है, सारा निक्षेपण जो है वो इसी तल पर पाया जाता है। सारी विषमताएं भी इसी तल पर बनती हैं, यानी कि सारी विषमताएं जो हैं वो सारी विषमताएं कहां बनती हैं? हमारी इसी नीतल के मैदान पर। यह है जनरली हमारा महासागरीय या महासागर में पाए जाने वाली स्थलाकृतियां। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताऊं बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाया है, अब एक बार किताब की लैंग्वेज में देख लें ताकि आप लोगों को एक चीज़ जो है वो समझ में रहे, कुछ भी चीज़ आपके अनटच ना हो। बहुत जनरल से तरीके से मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ बच्चों, क्योंकि हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि 30 मिनट के अंदर ये समर अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पृथ्वी के परिचय, यानी कि जर्नल इंट्रोडक्शन। किसके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन ले रहे हो आप? हमारे ओशंस के बारे में। ओशंस में हमने अभी देखा कि अमूमन हमारी पृथ्वी का जो 70 से 71% भाग है वो वाटर कंटेंट है, और लगभग 29-29% के आसपास का जो भाग है वो हमारा किसके अंदर आता है? स्थल भाग के अंदर आता है। ठीक है, और इसी वजह से हमारे ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को जो है वो जलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है, और जल की उपस्थिति ही इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग करती है। ये मैं सारी चीज़ें अब आपको बता चुका हूँ, अब आपको सिर्फ ये चीज़ें रिपीट करनी है, अपनी किताब के हिसाब से, बुक के हिसाब से जो है उसे देखना है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर केवल और केवल किस भाग में कवर है? जल में, और बाकी बचा हुआ 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके अंदर समाहित है? स्थल के अंदर। और जो ये 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी कि ये कुल हमारे पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? 71%।
और जो ये 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? लगभग 29% के आसपास। अब क्योंकि हम नीतल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको एक अपने जो ब्रीफिंग लेक्चर है इसके अंदर एक चीज बताना भूल गया बच्चों, कि किसी भी प्रकार से जो विशेषताएं या जो भी आप लोग पृथ्वी और महासागरों के तल में देखते हैं, ये पता कैसे लगा बच्चों? 1980 से पहले, ठीक है, यानी कि एक समय ऐसा रहा जिससे पहले तक सभी एक आम आदमी के मन के अंदर क्या बात थी कि महासागर जैसे ऊपर से समतल दिखाई देते हैं, उसके अंतरी भागों में भी लगभग ऐसी ही विशेषताएं जो हैं वो रही होंगी, ठीक है। लेकिन जब समय के साथ तकनीक ने विकास किया, तकनीकी विकास हुआ, तब हमने नोटिफाई किया कि पृथ्वी के साथ साथ यानी पृथ्वी की सतह पर जिस प्रकार की स्थलाकृतियां मिलती हैं, पृथ्वी की सतह पर कैसी स्थलाकृतियां मिलती हैं? कहीं पर पर्वत, कहीं पर मैदान, कहीं पर पठार, कहीं पर गहरी घाटियां, कहीं पर तटीय मैदान। ये सारी विशेषताएं जो हैं वो पृथ्वी की सतह के ऊपर नोटिफाई की जाती हैं। लेकिन जब ये सारा विकास हुआ, तकनीक ने जब विकास किया, तो तकनीकी विकास के चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में हमारे सामने जो है वो निकल कर आई, जिसके अंदर ये माना गया कि हमारे पृथ्वी के साथ साथ जो हम पृथ्वी की सतह पर देखते हैं, वैसा ही सारा विशेषताएं, वैसे ही जो सारे गुण हैं, वो सारे गुण हमारे महासागरों के अंतर्भाग में भी देखे जाते हैं, ठीक है। 1920 के आसपास जब ये विकास किया गया, 1920 के आसपास उस विकास हुआ, तो किसका विकास था? वो ध्वनि तरंगों का, इको साउंड्स का आविष्कार किया गया। इको साउंड्स क्या होती हैं? एक तरह की साउंड वेव्स होती हैं। जो भी कोई नौका, जलयान सागरों के ऊपर से गुजरता है, तो उसके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है जो कि साउंड वेव्स छोड़ता है। साउंड वेव्स क्या करती हैं? मैं आपको इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है उसी के डायग्राम से समझा देता हूँ। ये कि हमारे कोई भी जलयान, कोई भी नौका के अंदर जो है एक यंत्र लगाया जाता है जिसका मेन काम क्या होता है? केवल साउंड वेव्स इसको छोड़ना। जब वो साउंड रेस को छोड़ता है, तो साउंड रेस किस गति से, कितनी गहराई तक, कितनी गहराई से, किस गति से वापस टकराकर हमारे जो एक तरह से सेंसर लगे होते हैं या जो रिकॉर्डर होता है, जब उस तक पहुंचता है, तो उस आधार पर उस आंतरिक भाग की क्या की जाती है? प्लॉटिंग की जाती है। फिर जब ये आगे बढ़ता है, तब ये क्या करता है? यहां पर अपनी साउंड वेव्स छोड़ता है और साउंड वेव्स यहां से टकराकर वापस उसी यंत्र के रिकॉर्डर में पहुंचती हैं। तब पता लगता है, देखिए बच्चों, ये भाग जो है वो इस भाग के मुकाबले थोड़ा सा कम गहरा है। तो यानी जब साउंड वेव्स ने ट्रेवल किया होगा, तो यहां यानी कि ए भाग में उसे कम गहराई तक जाना होगा। गति सेम रही होगी, मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउंड वेव्स अगर महासागरों के अंदर गई और केवल 15 किलोमीटर गहराई तक जाके वो वापस आ गई, यानी कि उनके वापस लौटने का जो टाइम रहा होगा वो 1 मिनट से भी कम रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा गहरा भाग होगा और गति सेम रहेगी, तो ये जो है तरंगे आंतरिक भाग तक जाएंगी और देर से आएंगी। तो ये चीज अंडर थोड़ा सा एक समझने वाली बात होगी। रिकॉर्डर ये चीज फाइंड आउट करेगा कि जिस भाग में अब हमने रेस छोड़ी है वो भाग क्या है? काफी गहरा है। और उस गहराई का पता लगाने के लिए किस चीज का यूज किया गया? साउंड वेव्स का यूज किया गया। साउंड वेव्स की गति, गहराई और उसके वापस लौटने की टेंडेंसी ये बताती है कि ये भाग किस आकृति का है। ये लगातार छोड़ती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एक वेव छोड़ दी, बैठ गए हैं, अब वापस आएगी तो आगे डालेंगे, नहीं। ये फ्रीक्वेंसली प्लॉटर होते हैं, जो प्लॉटर क्या करते हैं, जैसे कि हम ECGs वगैरह में देखते हैं, उन प्लॉटर के हिसाब से ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से मैनिपुलेट चलती रहती हैं। और जब ये सारी चीजें नोटिफाई होती हैं, तो इस प्लॉटर की मदद से हम महासागरों के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। इसे अमूमन एक जर्नल आम भाषा में सोनार वेव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सोनार। सोनार क्या है? एक यंत्र है जो कि साउंड वेव्स छोड़ता है, और यही यंत्र जो है महासागरों के आंतरिक भाग की गहराई, महासागरों के अंदर चलने वाले जलयानों के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा सहयोगी है, क्योंकि यही बता पाता है कि महासागरों के नीचे जहां से वो सागर जो हमारा जलयान है वो गुजर रहा है, उसके नीचे क्या है। ये सारा काम किसका होता है? सोनार यंत्र का होता है, ठीक है। तो महासागरों के आंतरिक भागों में सोनार की मदद से और ध्वनि तरंगों की मदद से पाया गया कि हमारे महासागर ऊपर की सतह के जैसे एक समतल नहीं है, बल्कि आंतरिक भाग कैसा है उसका? उबड़ खाबड़ और जटिल। ये सारा पता करने का काम किसने किया? ध्वनि तरंगों ने, जब किस महासागरों के सागरों के आंतरिक भाग का मानचित्रण करना
संभव हो पाया। तब हमने पाया कि महासागरों के नीचे भी पर्वत हैं, गहरी खाइयाँ हैं, कगार हैं, शिफ्ट्स हैं, मैदान हैं, गुयाट हैं, द्वीप हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो महासागरों के आंतरिक भागों में देखी जाती हैं। तो ये जर्नल्स ही चीज़ें हैं जो हम जानते भी हैं और हमने इसको क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आते हैं कि महासागरीय नीतल का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को हम किन किन रूपों में आगे देखते हैं। यही 4 भाग, महाद्वीपीय मगन तट जिसे आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय उत्थान कॉन्टिनेंटल रॉइज एंड महासागरीय नीतल मैदान यानी अबेसल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम महाद्वीपीय मगन तट की। ये एक तरह से रिवीजन रहेगा बच्चों, सारी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, ये निमंजित है। निमंजित मैंने आपको समझाया कि पटल विरूपणीय बल का वो भाग जो महादेश जनक बलों के रूप में काम करता है, और जब महाद्वीपों का कुछ भाग जल के नीचे जलमग्न हो जाए, डूब जाए, उस घटना को, उस संकल्पना को हम निमंजन या निमंजित प्लेटफॉर्म कहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये महाद्वीपीय उच्चावच पर स्थित है क्योंकि ये महाद्वीप का भाग है। मैंने आपको बताया था कि 3 भाग, सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान महाद्वीप का ही भाग है। केवल नीतल मैदान जो है वो महासागरों का है। तो ये महाद्वीप का ही एक भाग है जो सबमर्ज हो गया है, किसमें? जल में डूब गया है। महाद्वीपीय मगन तट के किनारे जो कि समुद्र के नीचे डूबे हुए हैं, और इसका विस्तार कहां तक होता है? महाद्वीपीय ढाल तक। इसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन तट कहा जाता है। मगन तट पर समुद्र की अधिकतम गहराई कितनी होती है? 200 मीटर। जगह जगह पर एक समान नहीं होती। पर्वतों के समीप कम चौड़े और मैदानों के समीप इनकी चौड़ाई अधिक होती है। जब ये महासागरों में पर्वतों के नजदीक होते हैं तो ये कुछ ही किलोमीटर के, मैंने आपको बताया वैसे कि ये 10 किलोमीटर के अमूमन से लेकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़े होते हैं। सामान्यतः इनकी जो चौड़ाई है एवरेज कितनी है? 75 किलोमीटर। जहां महाद्वीपीय मगन तट अधिक चौड़े हैं वहां पर ढाल जो है वो कम है, यानी पर्वतों के समीप ढाल थोड़ा कम है, और जहां पर चौड़ाई कम है वहां पर ढाल थोड़ा सा तीव्र होता है। लेकिन इनका औसत ढाल 2 डिग्री से 3 डिग्री, और ये कुल महाद्वीपीय महासागरीय क्षेत्र का 7.5% जो है वो घेरे हुए हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा टेबल बना देता हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं बच्चों। शेल्फ, स्लोप, राइज, प्लेन। ठीक है, तो कुल महासागरीय विशेषताएं यानी जितनी भी महासागरीय विशेषताएं मिलती हैं, अगर मैं उन्हें 100% कंसीडर कर लेता हूं कि पूरे महासागरों के अंदर जो भी विशेषताएं ना वो 100% है, तो 100% में से 7.5% अकेले किसने घेर रखे हैं? महाद्वीपीय मगन तट ने घेर रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बात डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये 3 दशाओं में संभव हो पाता है। यदि समुद्र तल ऊपर उठ जाए तो तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया निमंजन। तटीय भागों में अवतलन हो जाए, यानी जो तट है वो खुद ही नीचे बैठ जाए, जल ऊपर ना आए, वो नीचे बैठ जाए, तब भी यही होगा। तटीय भाग नीचे बैठेंगे तो जल जो है उसको ऊपर से कवर कर लेगा। तीसरा है तटीय भागों में यदि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जो हैं वो शैलों के निक्षेप से हो जाए। अब देखो क्या हो गया, नदियां जो है अपने साथ जो है अवसाद ला रही हैं, वो डंप कर देंगी तो क्या होगा? नीचे का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, वो हमारे महासागरों के उस महाद्वीप के उन भागों को कवर कर लेगा, जल में डुबा देगा। महाद्वीपीय मगन तट की विशेषताएं, सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र। बच्चों मत्स्य के बारे में एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो है वो आप लोगों को पहले मैंने क्लास में भी करवा रखा है। मत्स्य जो क्षेत्र है सबसे बड़ा एक तरीके से खाद्यान्न के रूप में पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। खाद्यान्नों के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई भोजन का रूप हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मछलियां हैं। और मछलियों को पकड़ने के लिए सबसे बड़ी बात आपको चाहिए होता है एक ऐसा जलीय पौधा जिसको मछलियां भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, जिसने हम प्लैंकटन कहते हैं। अब प्लैंकटन क्या है? महासागरों के अंदर जब 2 विभिन्न गुणों वाली जलधाराएं मिलती हैं तब कोहरे का निर्माण होता है। जब तापमान अनइवन होता है तब कोहरे का निर्माण होता है, और कोहरे के निर्माण के कारण वहां पर प्लैंकटन नामक पौधा या प्लैंकटन नामक जीव जो है ज्यादा मात्रा में होता है। उनको खाने के लिए मछलियां वहां पर पाई जाती हैं, और मछलियां जो हैं अमूमन किस प्रकार से फायदेमंद होती हैं? मछलियों के जैसे जैसे उनके मछलियों की मात्रा संख्या बढ़ती है तो उन क्षेत्रों में, मगन तट क्षेत्रों में वहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं। और विश्व के जितने भी बड़े बड़े मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े चबूतरे जितने भी हैं वो सारे कहां पर पाए जाते हैं? हमारे
महाद्वीपीय मगन तट, जिनमें से दो नाम मैंने आप लोगों को क्लास में भी बता रखे हैं, वो है हमारे ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। ग्रैंड और डागर दोनों ही बैंक हमारे कौन से महासागर में है? अंध महासागर के दोनों किनारों, यानी कि पश्चिम और पूर्वी दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, और इस किताब के अंदर वो चीज लिखी हुई है, आप लोग इसे समझ लें। महाद्वीपीय मगन तट बच्चों जो है ना, वो फोटोइक जोन होता है, प्रकाशमय। 200 मीटर की गहराई, यानी 200 मीटर की गहराई तक मगन तट है, 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद अंधकार शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, महासागरों के आंतरिक भागों में अंधकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसका रीजन है सूर्य की प्रकाश का ज्यादा गहराई तक प्रवेश ना कर पाना। ठीक है, तो यही है ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये दोनों अंध महासागर में हैं, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। यहां पर विश्व के दो सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं वो है कमचट का प्रायद्वीप, जो कि हमारे उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पड़ता है। जापान वहां से सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। उसके बाद स्थान आता है ग्रैंड बैंक का, जो कि उत्तर पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र है। डागर बैंक है उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय क्षेत्र, जो यूरोप के पास पड़ता है, और यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मछलियां उत्पादित की जाती हैं। दूसरा, खनिज। मैंने आपको बताया कि जितने भी खनिज तेल, जितने भी गैस हम पृथ्वी पर उत्पादित करते हैं, निकालते हैं खनन के माध्यम से, उसका 25% भाग अकेले कहां से निकाला जाता है? महाद्वीपीय मगन तटों से। जैसे कि मुंबई हाई, जो कि मुंबई क्षेत्र से करीबन 200 किलोमीटर की गहराई आंतरिक भागों में अंदर की तरफ है, 12 से 13 किलोमीटर सॉरी, और मगन तट से ये क्षेत्र जो है वो तेल उत्पादित करने वाला भारत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर आता है हमारा महाद्वीपीय ढाल। मैंने अभी आपको बताया कि महाद्वीपीय मगन तट जहां पर खत्म होता है, उसके बाद देखो यहां पर था महाद्वीपीय मगन तट। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर गहराई तक जो है महाद्वीपीय ढाल, फिर उत्थान, और फिर आ जाता है हमारा नीतल मैदान। तो महाद्वीपीय ढाल जो है मगन तट से लेकर उत्थान के बीच में है, यह है ढाल, और वो मगन तट और उत्थान के बीच में व्याप्त है। 2 से 5 डिग्री का ढाल, क्योंकि ढाल तीव्र होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी खनिज, कोई भी अवसाद यहां पर नहीं टिक पाता। इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 यानी 3500 मीटर के आसपास तक है, और ये अमूमन जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। अधिक तीव्र यानी कि कैनियन, थोड़े कम तीव्र यानी पहाड़ों के साथ साथ, फिर आते हैं भ्रंशित यानी कि कहीं से निकला हुआ, कहीं से उठा हुआ, कहीं से अंदर की तरफ धंसा हुआ, और फिर होता है हमारा सीढ़ीनुमा यानी कि स्टेप। जैसे जैसे ढाल पे आप पर्वतों के बारे में थोड़ा सोच के चलो, बहुत ज्यादा तेज ढाल वाला हुआ तो इसको आप कैनियन की तरह से मान लो, लेकिन मैं भी समझा देता हूं आपको कैनियन होता क्या है। और उसके मुकाबले कई बार कटा फटा होता है, कई बार भ्रंशित होता है, एक तरह से ऊंचा नीचा पर्वतों के समान। फिर होता है सीढ़ीनुमा, जैसे कि स्टेप फार्मिंग हम देखते हैं कि पर्वतों पर होती है। और ओवरऑल महासागरीय क्षेत्र का 6.5% भाग किसने घेरा हुआ है? स्लोप ने। चलिए, अब जबकि पेज ओपन हो गया है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बच्चों, एक होती है वी शेप वैली, ठीक है, इसका निर्माण नदियां करती हैं। वी शेप वैली के बाद अगर वी शेप वैली की चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाए, तो ये तो थी हमारी ए और ए वी शेप वैली, ये है हमारी बी और बी, ये है हमारा गॉर्ज। गॉर्ज और वी शेप वैली में क्या अंतर है? इसमें चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है, गहराई लगभग बराबर होती है या कई बार गहरी होती है, ढाल ज्यादा तीव्र होता है। देखो यहां पे ढाल जो है वो फिर भी थोड़ा सा मंद है, लेकिन यहां पर ढाल जो है वो वी आकार की घाटी के मुकाबले थोड़ा तीव्र है। अब आते हैं हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो है हमारा सी। ये जो सी भाग है तो ये भी वी आकार की घाटी के समान, लेकिन ये क्या कहलाता है? हमारा कैनियन। यानी कैनियन और वी शेप के अंदर अंतर क्या है? वी शेप के अंदर जो है वो चौड़ाई ज्यादा होती है, कैनियन की वो बहुत संकरा होता है, बहुत ज्यादा संकरा, मतलब इतना संकरा होता है कि अगर एक व्यक्ति उसमें गिरे ना तो सिर्फ एक व्यक्ति ही अंदर जा सके, इतना गहरा हो सकता है। ठीक है, और गहरा बहुत होता है, ढाल बहुत तेज होता है, मतलब इतना तेज होता है कि गलती से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु उसके ऊपर टिक गई तो वो बिना नीचे पहुंचे नहीं रुकेगी। तो वी शेप, गॉर्ज और कैनियन, ये है वी शेप वैली, और ये है आपका गॉर्ज, और ये है आपका कैनियन। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि कई बार ढाल जो है वो इनमें से तीनों किसी प्रकार का भी हो सकता है। और फिर आता है हमारा अगला स्थान, जो महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। सबसे बड़ी बात, कॉन्टिनेंटल राइज यानी महाद्वीपीय उत्थान किन किन के बीच में है? महाद्वीपीय ढाल
और नीतल मैदानों के बीच में, राइट। इसका जो ढाल है वो 1 डिग्री के आसपास तक होता है, 1 डिग्री के आसपास तक, यानी उसके अंदर ढाल थोड़ा होता है लेकिन इतना ज़्यादा तीव्र नहीं होता। इसकी जो गहराई है वो गहराई हमें अमूमन 3500 से लेकर 4000 मीटर के आसपास तक औसतन देखी जाती है, ठीक है। यहां पर अमूमन ये भाग जो है वो गहराई के साथ साथ मैदानों में, यानी कि जो अबेसल प्लेन है, यानी इसके अंदर कब विलीन हो जाता है हमें नहीं पता लगता, और ये महाद्वीपीय खंडों का अंत माना जाता है, अंतिम भाग माना जाता है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को भी बताई है। उसके बाद अगला जो भाग आता है वो है अबेसल प्लेन, यानी कि नीतल मैदान। नीतल मैदान उत्थान के बाद से लेकर सागरों की तली तक एक विशाल मैदान के रूप में है। ये 4000 से 6000 मीटर गहरा होता है और इसका जो ढाल है वो 0 डिग्री के आसपास तक, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मंद है। इसे डीप सी प्लेन भी बोलते हैं, यानी कि गंभीर सागरीय मैदान, और कुल क्षेत्र का ये लगभग 77% जो है वो घेरे हुए है। कुल का कितना? लगभग 77% जो है वो घेरे हुए है। तो इस हिसाब से 9% भाग किसने घेरा हुआ है? ढाल ने। इस ढाल के साथ एक दूसरा शब्द भी जुड़ जाएगा, गर्त, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ, उत्थान के साथ एक जो नया शब्द साथ जुड़ जाता है वो है गर्त, क्योंकि जब मैं एक आगे आपको स्लोप करवाऊंगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नोटिफाई करवाऊंगा। एक छोटा सा टेबल है बच्चों, हालांकि ये जो पॉइंट है हम इसको यहीं पर फिलहाल अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस स्टॉप के बाद अगला जो सब पार्ट्स हैं इनके, उन सब पार्ट्स के अंदर वो सारे नई नई विशेषताएं जो हैं वो निकल कर सामने आएंगी, जैसे कि कटक हो गया, फिर नीतल पहाड़ियाँ हो गई, गुयाट हो गए, खाइयाँ हो गई, कैनियंस हो गए। ये सारी विशेषताएं हम कल डिस्कस, यानी कि अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट या छोटा सा एक टेबल आप मेरे साथ फॉर्म कर सकते हैं। उसको मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ। ये है आपका फ्लोर, सी फ्लोर, ठीक है। सी फ्लोर में सबसे पहले हैं आपकी शेल्फ, फिर है आपकी स्लोप, और फिर है आपका राइज, और फिर है आपका प्लेन, ठीक है। अगर मैं बात करूं शेल्फ की, तो शेल्फ पूरे महासागरों में 7.5%, स्लोप 6.5%, राइज 9% और प्लेन 77% है। मैंने आपको बताया राइज के साथ आप एक और नाम जोड़िए, वो रहेगा आपका गर्त। तो ये था ओवरऑल, मतलब सारे महासागरों का औसत। लेकिन अगर मैं बात करूं पैसिफिक की, यानी कि प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में 5.7%, कितना? 5.7% जो क्षेत्र है वो किसका है? शेल्फ का, ठीक है। और 5.7% के बाद जो स्लोप है प्रशांत महासागर में वो कितने प्रतिशत है? 7%। 7% के आसपास ही वहां पर उत्थान क्षेत्र है, और कुल गर्त प्रशांत महासागर में जितनी है वो है 32। लेकिन अगर प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर का 80.3% भाग हमारा महासागरों का मैदान है। फिर आ जाता है हमारा अंध महासागर यानी अटलांटिक। इसमें जो शेल्फ हैं वो 13.3%, स्लोप 12.4%, राइस 19.3%, यानी कि अगर गर्त के बारे में बात करूं तो अंध महासागर में कुल कितनी गर्त हैं? 19। तो इस हिसाब से लगभग 55% के आसपास जो मैदान है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं हमारे अपने हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर में 4.2% तो है महाद्वीपीय मगन तट, और महाद्वीपीय मगन तट के बाद लगभग 6.5% भाग है ढाल का, 9.3% भाग है उत्थान का, और कुल गर्त जो है वो है यहाँ पर 6। अगर प्लेन की बात करूं तो 80% के आसपास जो है वो नीतल प्लेन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आप लोग अपने लिए प्रिपेयर कर लें। ये आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर भी ज़रूर डालिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें आपको मोटा मोटा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है।
सो फिलहाल के लिए बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा आप लोगों का, और इसके बाद अगली जो वीडियो रहेगी वो हमारे इसी टॉपिक के अगले सेगमेंट के साथ डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, बाय बाय.